हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट संजीव मुदगल आप सभी का स्वागत करता हूं सफलता आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक ऐसा विश्लेषण करने वाले हैं जो आपको बताएगा कि पिछले 3 वर्षों में यूजीसी नेट में क्या क्या बदलाव हुए और एक एस्पायरेंट को यूजीसी नेट को क्रैक करने के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। क्या प्रकृति बदल रही है, कौन सी यूनिट्स पर हमें फोकस करने की ज़रूरत है। एक संपूर्ण एनालिसिस आज इसके अंदर हम करेंगे, एक पूरा विश्लेषण आपको एक मिलेगा। चलिए जो शुरू करते हैं वीडियो को बिना देर किए हुए। अगर आप लोग देखें, देखिए सिलेबस आप लोगों को पता है, सिलेबस पर कोई डिस्कशन मैं करूंगा नहीं। 10 यूनिट्स हैं, उनके सारे सिलेबस आपको पता है अगर आप एक सीरियस एस्पायरेंट हैं तो। अगर आप देखते हैं कि यूनिट 1 जो आपके पास सिलेबस में है, इसके अलावा यूनिट 2 जो आपके सिलेबस में है, इन दो यूनिट्स का वेटेज 2022-2023 में काफ़ी ज़्यादा रहता था। लगभग 10 से 12 से 13 14 तक प्रश्न यहाँ से आते थे। किंतु अगर आप 2024 जब से थोड़ा सा पैटर्न नेट का चेंज हुआ है, यूजीसी ने चेंज किया हुआ है पैटर्न, तब से हम देख रहे हैं कि इन यूनिट्स का जो वेटेज है वो थोड़ा डाउन हुआ है। पहले जो प्रश्न ज़्यादा आते थे अब वो थोड़े से कम हो गए हैं, यानी इनका जो भार है एग्जाम के अंदर वो कम हुआ है। चाहे वो आपका यूनिट 1 का राजनीतिक सिद्धांत हो, पॉलिटिकल थ्योरीज हो, वहाँ से क्वेश्चन इस बार कम पूछे गए हैं, और चाहे आपके थिंकर्स वाला जो यूनिट हो, कंसेप्ट वाले जो यूनिट हो, वहाँ से भी कुछ क्वेश्चन जो है कम पूछे गए हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो दो यूनिट जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके अंदर याद रखने वाली चीज़ है वो यूनिट 7 एंड यूनिट 5। यूनिट 7 जो आपकी भारतीय राजनीतिक संस्थाओं, इनसे संबंध है ना, भारतीय राजनीतिक संस्थाएं, इनके बारे में जब हम बात करते हैं तो इसका वेटेज काफ़ी बढ़ गया है। पहले जो 10 से 12 13 प्रश्न आते थे, अब इन प्रश्नों की संख्या लगभग 15 से लेकर 18 तक पहुंच गई है, यानी इसका वेटेज काफ़ी बढ़ रहा है। प्लस साथ ही साथ अगर हम दूसरा यूनिट 5 देखें, अंतर्राष्ट्रीय संबंध आईआर की बात करते हैं, तो इसका वेटेज भी क्या हुआ है, बढ़ा है। इसमें भी लगभग 14 से लेकर 17 तक प्रश्न आपके पूछे गए। ये तो यूनिट वाइज इसका कुछ हम बात करते हैं। अच्छा, इसके अलावा अभी मैं आपको पूरा एनालिसिस यूनिट बाय यूनिट कराऊंगा। उसके अंदर टॉपिक्स पे भी हम डिस्कस करेंगे कि भाई किस तरीके से क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो रहा है, लगातार किस तरीके से यूजीसी जो है अपने प्रश्नों की प्रकृति बदल रही है। कैसे पहले क्वेश्चन आते थे 2022 में, फिर 2023 में उसमें क्या बदलाव हुआ, और 2024 में किस स्तर के प्रश्न आ रहे हैं, ये हमें थोड़ा सा देखना होगा। चलिए तो शुरू कर लेते हैं 1 बाय 1, यूनिट बाय यूनिट, पूरा एनालिसिस, कंप्लीट एनालिसिस। इसको एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर एक यूनिट के हमने कुछ टॉपिक्स लिए हैं। उन टॉपिक्स के क्वेश्चन आपको बताएंगे कि 2022 में कौन सा आया, 23 में कौन सा आया, 24 में, यानी किस तरीके से उसका नेचर चेंज हुआ। उसी टॉपिक पे क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड है वो कैसे आपका इंक्रीज हो रहा है। साथ ही लास्ट में, हर यूनिट के लास्ट में हम ये डिस्कस भी करेंगे कि अब इस बदलते पैटर्न के साथ हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले यूनिट 1, जैसा कि हमें पता है उसका नाम क्या है, राजनीतिक सिद्धांत। तो मैंने आपको बताया कि 2022-23 में इससे 10 से 14 तक प्रश्न आते थे। ये आप देखेंगे, अगर आप एनालिसिस करेंगे तो आपको ये दिखाई दे जाएगा कि किसी एग्जाम में 9 से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, किसी में 11 से 12 आ रहे हैं। पिछले वर्षों में यही आते थे, किंतु 2024 का पेपर अब देखें, जब से थोड़ा सा बदलाव यूजीसी ने किया है, तब से इसमें 3 से 5 प्रश्नों की गिरावट आई है। यानी कि अब इसका वेटेज जो है आपको एग्जाम के अंदर कम दिखाई देगा। ये 2024 से एक पैटर्न हम देख रहे हैं, जो बदलाव यूजीसी कर रहा है उसके थ्रू ये दिखाई देता है। अब इसके अंदर देखते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं हमारे पास, बहुत सारे सिद्धांत हैं। अब एक सिद्धांत हम पकड़ के चलते हैं, उस सिद्धांत का नाम है स्वतंत्रता। लिबर्टी को हम लेके चलते हैं कि भाई लिबर्टी को लेकर जो प्रश्न यूजीसी नेट ने 2022 में पूछे, 23 में पूछे, 24 में पूछे, उनमें क्या क्या डिफरेंस रहा, किस तरीके से पैटर्न चेंज हुआ। क्योंकि अब हमारे पास कथन कारण के क्वेश्चन भी आ रहे हैं, और हमारे पास कुछ अदर क्वेश्चन भी ऐसे आ रहे हैं जिन पर हमें बहुत सोचना पड़ रहा है। तो चलिए देख लेते हैं। 2022 में इस टॉपिक पर जो क्वेश्चन पूछा गया था वो डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन था। आप देखेंगे इसके अंदर क्वेश्चन था, ऑन लिबर्टी नामक प्रसिद्ध निबंध किसने लिखा। सीधा प्रश्न पूछा उन्होंने कि भैया बता दीजिए ये जो एक ऐसे है इसको किसने लिखा हुआ है। 4 ऑप्शन आपको दे दी, यानी सीधा सीधा एक तथ्यात्मक था, पुस्तक और लेखक पे आधारित प्रश्न था। और आपको पता है पिछले पैटर्न पे ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते थे, तो भाई ये सीधा था।
लेकिन जैसे हम 2023 का पेपर देखेंगे तो हमें दिखेगा कि ये जो फैक्चुअल क्वेश्चन था अब उसका पैटर्न कैसे चेंज हुआ। चलिए देखते हैं। 2023 में इसी स्वतंत्रता टॉपिक पर जो प्रश्न पूछा गया वो पूछा गया आइजिया बर्लिन द्वारा जो प्रतिपादित सकारात्मक स्वतंत्रता और नकारात्मक स्वतंत्रता है उसमें मुख्य अंतर क्या है। अब इस प्रश्न को देख के आप क्या समझ रहे हैं? इस प्रश्न को देख के आपको समझ में आएगा कि अब डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछा, अब उन्होंने डिफरेंस पूछा, यानी उन्होंने आपसे क्या किया, विश्लेषण करवाया। यानी अब जो नेचर है क्वेश्चन का वो कंसेप्चुअल हो गया। यानी आपको दोनों कंसेप्ट पता होने चाहिए, दोनों के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए, है ना। तो ये जो बर्लिन के सिद्धांत का एक प्रमुख तत्व है उसके पीछे के तर्क का परीक्षण कर, यानी अब फैक्ट से काम नहीं चलेगा, अब आपको कहीं ना कहीं कंसेप्ट का भी अच्छा खासा ज्ञान रखना पड़ेगा। तो 2022 से 23 में यूजीसी ने थोड़ा सा स्टैंडर्ड अपना इंक्रीज किया। अब बात करते हैं 2024, जो इस टॉपिक का सबसे टॉप क्लास क्वेश्चन बनाया जाएगा, जहां पर कंसेप्ट के साथ एनालिसिस भी आपको चाहिए, क्रिटिसिज्म भी कहीं ना कहीं इंक्लूड करेगा। देखते हैं क्या क्वेश्चन आया। तो 2024 में क्वेश्चन आता है कथन और कारण से। कथन था नारीवादी विचारक अक्सर व्यक्तिगत ही राजनीतिक है, ये उनका मानना था, है ना। ये नारा देते हैं वो, ये उनका पूरा था। वे तर्क देते हैं कि स्वतंत्रता की पारंपरिक उदारवादी धारणा निजी क्षेत्र में होने वाले उत्पीड़न और असमानता की उपेक्षा करती। यानी अब आपका क्वेश्चन का लेवल आप समझिए, पहला फैक्चुअल पूछा, दूसरा कंसेप्चुअल पूछा, तीसरा सीधा सीधा वो आपसे विश्लेषण करवा रहा है कि भैया बताइए आलोचनाएं वगैरह जो होती हैं या फिर जो जो कंसेप्ट आपके पास है, जो आपके पास टॉपिक है, उसका कंप्लीट एनालिसिस आपको पता होना चाहिए। तो उसने इस क्वेश्चन को पूछा, तो इसमें नेचर क्या बदल गया, आलोचनात्मक विश्लेषण आपको दिखाई दिया। यानी ये सबसे टॉप लेवल का प्रश्न 2024 में आपको इस टॉपिक पे दिखाई देगा, है ना। जो क्या बताता है कि भाई एक जो प्रिंसिपल है और उसकी जो आलोचना है, इनके बीच में जो डीप रिलेशन है, जो डीप रिलेशन है, गहरे संबंध है, क्या उनके बारे में आप जानते हैं? क्या उसकी नॉलेज आपको है? अगर आपको ये नॉलेज नहीं है तो फिर आप इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर नहीं लगा पाए। तो कुल मिला के 2022 में जो पैटर्न था, 23 में पैटर्न था, उससे पहले जो पैटर्न था वो अब लगभग बदलता जा रहा है और 2024 अब एक नए आयाम लेके आ रहा है। और 2024 के बाद से अब जो पेपर हो रहे हैं 2024 और 24 के बाद 25 में, वो सारे एग्जाम्स अब आपको एक नई रणनीति, एक नए डायमेंशंस के साथ प्रिपेयर करने होंगे, तभी आपका जीआरएफ नेट क्वालिफाई हो पाएगा। अब देखते हैं कि इसमें हमें चेंज क्या करना है अपनी स्ट्रेटजी के अंदर, क्या करें क्या ना करें। चलिए, तो यूनिट 1 के लिए हमारी जो स्ट्रेटजी होगी वो ये होगी कि क्या करें। तो सबसे पहले तो हमें जो कंसेप्ट हैं, जैसे न्याय हो गया, समानता हो गया, अधिकार हो गया, इनके बीच के बारीक अंतर को समझना है। यानी पहले तो हमें इन कंसेप्ट को समझना पड़ेगा, ये अवधारणाएं जो सिद्धांत है वो क्या हैं, फिर इनके बीच में डिफरेंसेस क्या हैं ये समझना पड़ेगा। इसके अलावा उदारवाद, मार्क्सवाद, नारीवाद, इनकी मूल्य मान्यताओं और आलोचनाओं पे भी ध्यान देना है। यानी इनके बेसिक्स क्या है वो भी हमें याद रखना है, और इनके क्या क्रिटिसिज्म आलोचनाएं हुई हैं वो भी याद रखना है। ये तो हो गया बेसिक बात कि भाई ये जो तो पहले भी पूछा जाता था, इसमें नया क्या है ना। अब नया ये है कि इनके बीच के द्वंद्व को आपको समझना है। अब जब वो एक कंसेप्ट को दूसरे कंसेप्ट से, एक प्रिंसिपल को दूसरे प्रिंसिपल से जोड़ेगा, जैसा हमने 2024 के प्रश्न में देखा, तो आपको ये याद रखना है कि भाई इनके बीच में क्या डिफरेंस है, क्या कनेक्शन बनना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए न्याय का एक उदारवादी सिद्धांत है और न्याय का एक समुदायवादी सिद्धांत है। तो इन दोनों के बीच में दृष्टिकोण, समानता, प्रक्रिया तक, तात्विक रूप से, यानी सब प्रकार से उसके जितने डायमेंशंस हो सकते हैं आपको उनके बीच में कनेक्शन बनाना है। यानी आपकी यूनिट के अंदर जितने भी प्रिंसिपल्स, टॉपिक्स दिए हुए हैं उनको आपस में कोरिलेट करना है, उनकी आपस की आलोचनाएं देखनी है, उनके क्या डायमेंशंस हो सकते हैं, अब आपको इस पर ध्यान देना। यानी अब यूजीसी आपसे केवल कंसेप्चुअल इंफॉर्मेशन नॉलेज की बात नहीं कर रहा कि भाई आपको पता है कि क्या अवधारणा है, ठीक है, उसके कौन प्रमुख चिंतक हैं, नहीं, उन्होंने कौन सी बुक्स लिखी, नहीं, ये तो बेसिक नॉलेज है, ये आपको रखना ही पड़ेगी। लेकिन आप यूजीसी एक कदम आगे जाकर रिलेशंस, आलोचनाएं, इनके बारे में बात कर रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पढ़ने के तरीके में बदलाव लाना पड़ेगा। हम पहले इन चीज़ों को पढ़ते थे, उनको आज भी पढ़ेंगे, बट अब उनके बीच में कोरिलेशन बनाएंगे, उनके बीच में जो
आलोचनाएं वगैरह उनको इन्क्लूड करेंगे। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो समकालीन मुद्दे जो कंटेम्प्रेरी आपके इश्यूज हैं, जैसे बहुसंस्कृतिवाद और पर्यावरणीय राजनीति, है ना, इनको पारंपरिक सिद्धांतों से जोड़कर पढ़ना पड़ेगा कि भाई पर्यावरण से संबंधित जो पॉलिटिक्स होती है वो ट्रेडिशनल कंसेप्ट से कैसे जुड़ेगी, या ट्रेडिशनल जो हमारा टॉपिक है उसकी कौन सी ऐसी बातें हैं जो आज इन नए कंसेप्ट के साथ जुड़ रहा है, क्योंकि इसी पे वो प्रश्न बनाएगा और बनाता है ना। अब मैं सारे एग्जांपल्स तो इसके अंदर नहीं डाल सकता था, अदरवाइज एक यूनिट का ही बहुत लंबा एनालिसिस हो जाएगा। मैंने आपको एक यूनिट के एक टॉपिक को लेके बनाया हुआ है, ऐसे ही 10 की 10 यूनिट में आपको मिलेगा। तो आपको याद रखना है कि भाई ये जो नए आपके कंसेप्ट हैं इनको ट्रेडिशनल के साथ जोड़िए, और जोड़कर क्या थ्योरी बनती है, क्या उसके डायमेंशंस बनते हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या ना करें तो भैया केवल परिभाषाएं रटने से बचें। केवल डेफिनेशन पढ़ ली कि भाई नारीवाद क्या होता है, उदारवाद क्या होता है, मार्क्सवाद क्या होता है, इनसे अब काम नहीं चलेगा। केवल पुस्तकें रटने से काम नहीं चलेगा, थिंकर रटने से काम नहीं चलेगा। अब आपको डीप में जाकर अध्ययन करना पड़ेगा, तभी आप यूजीसी, नेट, जीआरएफ क्रैक कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस एग्जाम को नहीं क्रैक कर पाए। तो यूनिट 1 का एग्जाम्पल आपके सामने आ गया। चलिए अब देखते हैं यूनिट 2 में क्या चेंजेस आया है। तो ये आपके पास एक स्ट्रेटजी है, रणनीति है कि भाई किस प्रकार यूनिट 1 को तैयार करना। मैं आपके लिए वो बातें कर रहा हूँ, देखिए मैं आपसे सिलेबस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि यूजीसी कैसे पैटर्न चेंज कर रहा है, कैसे एक विद्यार्थी उसको समझे, किस दिशा में उसकी तैयारी होनी चाहिए। क्योंकि जब तक उसे डायरेक्शन नहीं मिलेगा, उसके पास दिशा नहीं होगी, तो वो जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनको हल कैसे कर पाए, है ना। चलिए अब बात करते हैं। अभी बहुत सारे लोग कहेंगे सर आपने यूजीसी नेट दिया है, नहीं दिया है, क्या है क्या नहीं है। तो भाई मैं यूपीएससी पीएससी पढ़ा रहा हूँ, पॉलिटिकल साइंस मेरा सालों से विषय रहा है, एडवोकेट में हूँ, ठीक है। पॉलिटिक्स के अंदर एमए मैंने किया हुआ है, फिलोसफी के अंदर एमए मैंने किया हुआ है, तो बहुत सारी चीज़ें मेरे पास हैं। हाँ अभी तक ड्यू टू लेक ऑफ टाइम नेट वाली फील्ड से मैं थोड़ा सा दूर था, लेकिन अब मैं इसके अंदर एंटर हो रहा हूँ। तो आप एक बार अपने मन से गहन विचार करके जरूर सोचिएगा कि ये जो एनालिसिस मैं आपके लिए ला रहा हूँ क्या वास्तव में ये उपयोगी है। भाई आप लोग बुद्धिजीवी हैं, क्योंकि आप भारत के सबसे बड़े एग्जाम्स में से एक उसको देने के लिए जा रहे हैं या दे रहे हैं, जिसमें शायद कुछ कारणों से असफल हो रहे हों। तो ये एनालिसिस आप खुद कर सकते हैं। भाई ये मेरा कोई स्पेशल ज्ञान नहीं है, मैंने 3 वर्ष के पेपरों को निकाला, अपना अनुभव उसमें लगाया और आपके लिए कुछ ऐसी बातें लेकर आया हूँ जो आपकी सफलता में सहायक सिद्ध हों। ये आप भी कर सकते हैं, बस आपको समय, मेहनत और अनुभव लगाने की आवश्यकता हो। तो चलिए यूनिट 2 में हम बात कर लेते हैं, पाश्चात्य राजनीतिक विचारक। जो आपके कौन है, मैंने शुरू में ही बताया कि जो सेकंड यूनिट में आपके पॉलिटिकल थिंकर हैं वेस्टर्न वाले, इसका वेटेज भी कम हुआ है। इसमें पहले जो आते थे वो लगभग 9 से 12 प्रश्न आते थे। 2022 से 23 में हम देखें तो 9 से लेकर 12 तक प्रश्न आपके इस यूनिट से पूछे गए, बट 2024 में 2 से 4 प्रश्नों की गिरावट हुई। यानी कहीं ना कहीं यूनिट 2 का भी जो वेटेज है वो थोड़ा सा कम हुआ है। अब इस पर देखें भाई इसमें कैसे क्वेश्चन, ये तो हमने वेटेज देख लिया, अब क्वेश्चन का नेचर कैसे चेंज हो रहा है, कैसे यूजीसी उसके अंदर चेंज ला रहा है। तो चलिए एक टॉपिक हम अरस्तु ले लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमें पता है कि भाई अरस्तु से बहुत सारे प्रश्न हमेशा बनते रहे। अरस्तु पे 2022 में जो प्रश्न पूछा था वो क्या था, आप देखेंगे वो सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन था। क्या पूछा कि अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है, सीधा क्वेश्चन। भाई अरस्तु के बारे में आपने पढ़ा है तो आप जानते हैं कि भाई किस कारण से उन्हें राजनीति विज्ञान का जनक कहते हैं। क्यों, क्योंकि उन्होंने क्या किया, उन्होंने भाई अपना संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया और बताया कि पॉलिटिक्स इज अ साइंस, इज नॉट अ आर्ट। पहले उसको जब माना जाता था कि भाई ये विज्ञान नहीं है, उन्होंने सिद्ध कर दिया। तो इसमें उन्होंने आगमनात्मक और तुलनात्मक दृष्टिकोण को अपनाया। ये सीधा सीधा एक प्रश्न था अरस्तु के कंसेप्ट पर। अरस्तु ने जो भी कंसेप्ट दिया है आप उसके बारे में जानते हैं, सीधे प्रश्न यूजीसी ने पूछा, आप उसका उत्तर दे दिया, फैक्चुअल क्वेश्चन। इसी का थोड़ा सा स्टैंडर्ड वर्जन अब आएगा 2023 में। 2023 में यूजीसी ने अरस्तु को किस तरीके से मॉडिफाई किया वो हम देखते हैं। क्वेश्चन था अरस्तु के अनुसार पॉलिटी या संवैधानिक सरकार किन 2 शासन प्रणालियों का मिश्रण है। अब देखिए क्लियर बता रहे हो, यानी आपको अरस्तु आपने जो पढ़ा वो अब आपको कंसेप्चुअल फॉर्म में पढ़ना था, आपको उसके अलग अलग अरस्तु के साथ साथ शासन प्रणालियों का अध्ययन भी करना था, है ना, कि भाई ये जो शासन प्रणालियां हैं इनके बारे में अरस्तु के क्या थॉट हैं। तो ये थोड़ा सा क्या कंसेप्चुअल हुआ,
यहाँ पर अरस्तु के सर्वोत्तम व्यवहारिक राज्य के सिद्धांत की समझ का परीक्षण किया। यानी आप कितना अरस्तु के जो प्रिंसिपल्स हैं उन पर ग्रिप रखते हैं, कितना आप उनके बारे में जानते हैं। तो यूजीसी ने 2023 में अपना स्टैंडर्ड इंक्रीज किया और फैक्चुअल से कंसेप्चुअल की तरफ किया। और जब 2024 में हम देखते हैं, जब यूजीसी अपना पैटर्न थोड़ा चेंज कर रहा है, तो वो अब टॉप लेवल पे आ जाएगा। अब वो क्या प्रश्न पूछ रहा है भाई, अब वो सीधा सीधा एनालिटिकल पे आ रहा है। क्या पूछ रहा है, अरस्तु क्रांति का मुख्य कारण असमानता को मानते हैं, उन्होंने कथन दे दिया। उनका मानना था कि एक मजबूत मध्यम वर्ग राज्य में स्थिरता लाता है और क्रांति की संभावना को कम करता है। यानी अब आपको अरस्तु के अलग अलग सिद्धांतों में कोरिलेशन, बीच का जो संबंध है, उसके बारे में जानकारी चाहिए। तो उन्होंने इसका आपका एक कूट बना के आंसर दिया। तो ये स्तर विश्लेषण वाला आ गया, एनालिसिस आपके पास आ गया, क्योंकि आपको अरस्तु के क्रांति और स्थिरता के सिद्धांत के बीच के तार्किक संबंध को समझने की क्षमता पैदा करनी पड़ी, यानी उनके बीच में क्या कनेक्शन है। तो कुल मिला के यूजीसी अब आपसे ये डिमांड नहीं करता कि आप केवल और केवल थिंकर को रटिए, भाई उसने क्या बोला है, किस बुक में बोला। ये तो बेसिक नॉलेज है जो हर एक यूजीसी नेट एस्पिरेंट के पास होनी चाहिए। जरूरत इस बात की है कि ये जो प्रिंसिपल्स वो दे रहे हैं, कंसेप्ट वो दे रहे हैं, उस कंसेप्ट का आपस में क्या संबंध बनता है और उस संबंध से किस प्रकार के प्रश्न जो है वो निकल सकते हैं, इसकी समझ आपके अंदर होनी चाहिए। ये अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करनी पड़ेगी, तब जाके आप इस एग्जाम को अब क्रैक कर पाएंगे। क्योंकि अब स्तर बड़ा है, तो मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है कि भाई यूजीसी के क्वेश्चंस अगर हम देखें तो कंसेप्चुअल एनालिटिकल आ रहे हैं। पहले यूजीसी नेट पढ़ने के लिए फैक्ट 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 रटिए, भाई फैक्ट रट नहीं सकते, कितने रट सकते हो आप। और कुछ लोगों की भैया मेमोरी बहुत अच्छी होती है, तो वो तो जाने कितना रट लेते हैं। अब कम से कम यूजीसी इस प्रकार का पेपर बना रहा है जैसे यूपीएससी और आपके स्टेट पीसीएस बनाते हैं। वो कंसेप्ट की डिमांड करते हैं, वो आपसे एनालिसिस, क्रिटिकली एनालिसिस की बात करते हैं, आलोचनात्मक आपका विश्लेषण करना है। तो फिर ये एग्जाम का एक स्टैंडर्ड सेट हो रहा है। तो ये था यूनिट 3, है ना, सॉरी यूनिट 2। अब थोड़ा यूनिट 3 के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, इसका डिस्कशन क्या करें कि भाई इसकी रणनीति क्या होगी, ये और बात कर लेते हैं। यूनिट 3 पर तब आते हैं। तो पहली चीज हमें क्या देखना है, ट्रेंड में नया आयाम क्या आया है कि अब तुलनात्मक प्रश्न और गहरे हो गए हैं। यानी अब आपको क्या करना है, कंपैरिजन करना है। उदाहरण के लिए क्या पूछा जा सकता है कि प्लेटो का न्याय का सिद्धांत रॉल्स के न्याय के सिद्धांत से कैसे भिन्न है। यानी अब आप दो थिंकर्स का कंपैरिजन करिए, तो आपको अब क्या करना पड़ेगा, आपको थिंकर्स का जो थॉट है उससे संबंधित और कौन कौन से विचार है। जैसे न्याय का आपके पास कौन है, प्लेटो भी है, न्याय पे रॉल्स भी है, न्याय पे नॉजिक भी है। तो इन सब को एक साथ कंपैरिजन में आपको स्टडी करना पड़ेगा कि भैया इनके विचार किस तरीके से एक दूसरे के साथ मैच कर रहे हैं या डिफरेंसेस आ रहे हैं, है ना। तो भिन्नता भी पूछी जाएगी, समानता भी पूछी जा रही है। विचारकों की कार्य प्रणाली, मेथोडोलॉजी पर भी क्वेश्चन बनना है, जैसे अरस्तु की आगनात्मक बनाम प्लेटो की निगनात्मक। तो आपको उनकी कार्य पद्धति का भी विश्लेषण करना पड़ेगा कि भाई इन दोनों की कार्य पद्धतियों में क्या अंतर था या क्या समानताएं हैं। ये नया ट्रेंड आपको दिखाई दे रहा है एग्जाम के अंदर। तो ये आपको थोड़ा दिमाग में रखना है कि अब केवल थिंकर को अपने कॉन्टेक्स्ट में नहीं पढ़ना, थिंकर को अपने कॉन्टेक्स्ट के साथ साथ अदर जो थिंकर है उनके साथ कंपैरिजन करना है, प्लस उनकी थॉट प्रेजेंट टाइम में कैसे रेलिवेंट है, वर्तमान समय में कैसे वो प्रासंगिक हैं उनके विचार, ये भी आपको स्पेशली याद रखना है ना। तो विचारकों को उनके काल और वैचारिक समूह के अनुसार पढ़े, मैंने दोनों बता दिया। जैसे अनुबंधवादी आप पढ़िए, है ना, जब आप समझौता की बात करते हैं तो हॉब्स, लॉक, रूसो तीनों आ जाएंगे। टॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, जीन जैक रूसो, इनके जो भी सिद्धांत हैं आपको पता है तीनों सामाजिक समझौता से संबंधित बात करते हैं, तो हम उनको एक साथ रख के पढ़ सकते हैं। उनकी पुस्तकों के मुख्य तर्क क्या है, उन पर ध्यान केंद्रित करें कि भाई उन्होंने अपनी बुक के अंदर किन बातों की चर्चा की है, क्योंकि इन्हीं बातों से आपके दूसरे के साथ संबंध बनते। प्रकाशन वर्ष अकेले पे फोकस नहीं करना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रकाशन वर्ष याद नहीं करना है, भाई वो तो याद करना ही पड़ेगा आपको, बट केवल वही याद करना है जो अभी तक 2021, 22, 23 तक हम करते आ रहे थे, वो अब काम नहीं चलेगा। अब आपको उनके पब्लिशिंग ईयर के अलावा उन बुक्स के अंदर क्या क्या बातें की गई हैं और उन बातों में क्या क्या डिफरेंस आता है अदर थिंकर के साथ, इसको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है ना। अच्छा, नई रणनीति क्या है, एक थिंकर ट्री बना लो। यानी आप एक ट्री बना लो, जैसे मैंने बोला अनुबंधवादी, तो अनुबंधवादी की एक पूरी ट्री बनाओ,
और उसके अंदर आपकी उस शाखाएं निकालकर उन थिंकरों को उनके साथ जोड़ दो, जिससे जब भी आप देखोगे तो आपको उनके साथ कनेक्शन दिख जाएगा कि कैसे एक विचारक के विचार ने दूसरे विचार को प्रभावित किया। जैसे लॉक पर अरस्तु का प्रभाव, मार्क्स पर हीगल का प्रभाव। तो अब आप थिंकर ट्री बनाएंगे तो इनको कनेक्ट करना आपके लिए इजी हो जाएगा। तो एक तो आप अनुबंध वाले यानी एक समूह वाले थिंकर का ट्री बनाएंगे, प्लस उसमें से हर एक विचारक का अपना एक ट्री बनाएंगे। उसके अंदर आप देखेंगे कि भाई उसके बारे में किसने क्या क्या बोला है, उसके प्रिंसिपल्स पर किस किस व्यक्ति ने चर्चा की है और क्या चर्चा की है, जिससे उसके संबंध स्थापित होंगे। या तो सपोर्ट करेगा या फिर क्रिटिसिज्म करेगा। तो अगर आलोचना की है तो वो क्या की है, और अगर सहमति दी है तो किस सिद्धांत पर क्या सहमति दी, ये हमें याद रखना पड़ेगा, तभी हम उनके साथ संबंध बना पाएंगे। तो ये एक नया स्ट्रेटजी आपको यूनिट 2 के लिए अपनानी है। हाँ, इसका वेटेज थोड़ा कम हुआ है, तो ये थोड़ा सा याद रख के हमें चलना है। अच्छा, करना क्या नहीं है सबसे इंपॉर्टेंट। चलो, क्या करना है ये तो सब जानते हैं, क्या नहीं करना है तो भैया हर विचारक के हर छोटे से छोटे विचार में ना उलझें। हर एक थॉट को रटने का प्रयास नहीं करना है कि भाई प्लेटो ने कितने थॉट दिए, अरस्तु ने कितने थॉट दिए, नहीं। उनके मुख्य विचारों का तुलनात्मक अध्ययन, रिलेशन बनाना है। यहां से प्रश्न पूछ रहा है यूजीसी, ना कि डायरेक्टली प्रश्न पूछ रहा है कि भैया बताओ छोटे छोटे विचार क्या हैं, हर एक थॉट को बता दे। वो पुराना पैटर्न था जो अब बदल चुका है, क्योंकि अब यूजीसी भी कहीं ना कहीं यूपीएससी की तरह कंसेप्चुअल एनालिटिकल क्वेश्चन पे आ गया। भले ही रिटर्न फॉर्मेट वाला नहीं है, बट जैसे यूपीएससी प्रीलिम्स होता है आपके पास, वहां पर आपको आंसर देने के लिए कंसेप्ट पर आपकी जोरदार ग्रिप होना जरूरी है। वही यूजीसी के अंदर है ना। तो ये एक बहुत बड़ा साइन है कि यूजीसी अब जो है अपना स्टैंडर्ड काफी इंक्रीज करता जा रहा है। तो यूनिट 2 के बारे में हमारी क्या हो गई, एक छोटी सी चर्चा हो गई। अब थोड़ा यूनिट 3 के बारे में देख लेते हैं। सारी यूनिट 10 की रणनीति में आपको बताऊंगा, अगर आपको ठीक लगती है तो जरूर आप बताइएगा कि भाई रणनीति के संबंध में क्या आपको लगता है कि वास्तव में ये रणनीति जो है कारगर सिद्ध होगी। अच्छा, इसके लिए, इस रणनीति को समझने के लिए जो लोग दे चुके हैं उनको पता है, नए लोगों को या तो वो डायरेक्टली इसको मान लीजिए, या फिर 22, 23, 24 के आप एग्जाम पेपर उठाइए और उनके में देखिए कि भाई किस तरीके से बदलाव आ रहा है, कैसे स्टैंडर्ड इंक्रीज हो रहा है और अब हमें वास्तव में क्या पढ़ना है। दिक्कत यही होती है कि लोगों को ये नहीं पता। भाई बुक पता है कि ओबी गाबा पढ़ लो, थिंकर्स के लिए ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, लेकिन कैसे पढ़ें, क्या दिमाग में एक डायरेक्शन हो कि भाई इस डायरेक्शन में हमको पढ़ना है, तभी आप उसके लिए तैयार हो पाएंगे। चलो, तो अब थर्ड यूनिट देख लेते हैं। भारतीय राजनीतिक विचारक थिंकर्स चल रहे हैं। मैंने आपको बताया कि भाई इसमें गिरावट आई है बिल्कुल दोनों में। 2024 में जो पहले 8 से 11 प्रश्न आते थे, अब 2 से 4 प्रश्न कब हो गए हैं, है ना, 7 से 9 प्रश्नों के बीच में ये पूछे जा रहे हैं। यानी इसका भी वेटेज थोड़ा सा क्या हुआ है, कम हुआ है। देख लेते हैं कैसे। जैसे डॉक्टर अंबेडकर साहब पर क्वेश्चन पूछते हैं। 2022 में क्या क्वेश्चन आया था कि उन्होंने कौन सी संस्था जो है स्थापित नहीं की। यानी सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है, भाई ये 4 आपकी संस्थाएं हैं जिनमें से एक की स्थापना अंबेडकर साहब ने नहीं की, बाकी तीनों की उन्होंने की है। तो आंसर क्या था इसका, सी था। सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन था, क्योंकि ये जो संस्था है उसकी स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हमें याद ही करना है। 23 में इसमें क्या बदलाव हुआ, 23 में क्वेश्चन बदला। अब उन्होंने अंबेडकर साहब के सामाजिक लोकतंत्र की अवधारणा का मूल आधार पूछ लिया। यानी अब वो आपसे सीधा फैक्ट नहीं पूछ रहा, अब वो आपसे ये जानना चाह रहा है कि आप अंबेडकर साहब का जो सोशल डेमोक्रेसी है उसका बेस जानते हैं, वास्तव में वो सोशल डेमोक्रेसी खड़ा किस पे, वो ये पूछा उसने। ठीक है, तो वो आपको जानने के लिए कंसेप्ट पता होना बहुत जरूरी है कि भाई अंबेडकर साहब के जो डेमोक्रेसी को लेके कंसेप्ट थे, जो बातें थी, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, इन लोकतंत्रों में उन्होंने क्या क्या बातें कही हैं, क्या क्या आधार बताए। तो ये अवधारणात्मक स्तर का प्रश्न था, और इसके लिए आपको मूल त्रिमूर्ति की समझ का परीक्षण करना पड़े, क्योंकि आपको पता है अंबेडकर साहब ने जो तीन विचारों को जोड़कर ग्रुप बनाया है, यानी जो त्रिरत्न उनके कहे जाते हैं, उन पर आपको अच्छी पकड़ बनानी पड़ेगी। अब इसका टॉप लेवल क्वेश्चन 2024 में दिखाई देगा। क्या पूछा 2024 में, कथन पूछ लिया उन्होंने कि अंबेडकर गांधी जी के ग्राम स्वराज के विचार के आलोचक थे, है ना। उनका मानना था कि भारतीय गांव अज्ञानता, संकीर्णता और जातिगत उत्पीड़न के गढ़ थे। अब आपको फिर वही कंसेप्ट पर क्वेश्चन ले आया वो। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि यहाँ गहन वैचारिक परीक्षण आपका हो रहा है। 2 प्रमुख विचारकों के बीच में वैचारिक मतभेद, यानी 22-23 में अंबेडकर साहब पर सीधा प्रश्न था, लेकिन 24 में जाके वो गांधी और अंबेडकर इन दोनों का क्या करवा रहा है, तुलना करवा रहा है। यानी थिंकर्स पे आपको याद रखनी है, तुलना आ रही है, कंपैरिजन आ रहा है। हो सकता है एक थिंकर के अपने विचारों की तुलना,
हो सकता है दो अलग अलग थिंकर के समान विचार की तुलना, उनमें समानता, उनमें डिफरेंसेस, ये आपको याद रखना है। तो ये आपके पास यूनिट 3 के अंदर हो गया। करना क्या है, सेम चीज आपको बता रहा हूं, विचारकों के विचारों की समकालीन प्रासंगिकता, यानी इंडियन थिंकर्स में आपको देखना है कि मॉडर्न टाइम्स में उनका क्या क्या काम है। जैसे गांधी जी का स्वदेशी की अवधारणा, एट प्रेजेंट में आप देखते हैं मेक इन इंडिया में मोदी जी कहीं ना कहीं इस पर जोर दे रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से आत्मनिर्भर भारत आपका अभियान चल ही रहा है, उसके अंतर्गत गांधी जी का क्या रेलिवेंस है। अंबेडकर साहब के सामाजिक लोकतंत्र के जो विचार है, उनका वर्तमान में जो सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय है, उसके साथ क्या संबंध बनना है। तो हमें ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि प्रेजेंट के साथ जुड़ना है। अगला, कौटिल्य, गांधी और अंबेडकर के अलावा, ये तो चलो इंपॉर्टेंट है ही, इसके अलावा आपको लोहिया जी, जयप्रकाश नारायण, ठीक है, उनके टोटल एवोल्यूशन, इसके अलावा उनके जो विचार अन्य हैं, है ना, समग्र क्रांति के अलावा लोहिया जी का लोकतांत्रिक विचार, सर्वोदय का विचार, ईवी रामास्वामी का द्रविड़ आंदोलन, इन पर भी फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि इनसे भी प्रश्न बनने की संभावनाएं बिल्कुल आपको दिखाई देती हैं। तो इन पर भी फोकस करिए, ठीक है। अच्छा, क्या ना करें तो केवल राजनीतिक विचारों तक सीमित ना रहें, केवल पॉलिटिकल नहीं। जैसे आप देख रहे हैं अंबेडकर साहब का सोशल पूछा जा रहा है, गांधी जी का सामाजिक विचार, तो सामाजिक और आर्थिक इनको भी पढ़ना है। पहले केवल हम सोचते थे पॉलिटिकल साइंस का है तो पॉलिटिकल पॉलिटिकल पढ़ लेते हैं, गांधी जी के सामाजिक विचारों से, गांधी जी की ट्रस्टीशिप से हमको क्या लेना देना, है ना, ऐसा नहीं है। तो गांधी जी का ट्रस्टीशिप हमें देखना पड़ेगा भाई, ठीक है। लोहिया जी का जो आपका अलग अलग आर्थिक विचार हैं, गांधी जी को लेकर लोहिया जी ने जो 3 अलग अलग कैटेगरीज बताई हैं, मठाधीश गांधी, सरकारी गांधी, इन चीज़ों पर हमें फोकस करना पड़ेगा, है ना। कौटिल्य ने जो अपनी पॉलिसीज दी थी उनके क्या रेलिवेंस है, मंडल पॉलिसी का क्या रेलिवेंस है इस टाइम पर, या सदगुण पॉलिसी है उसका क्या रेलिवेंस है, ये भी हमें देखना पड़ता है, और रेलिवेंसी की तरफ जाना है, ठीक है। उनके सोशल और इकोनॉमिक थॉट्स पर भी पढ़ना है। नई रणनीति क्या है, विचारकों के बीच के संवाद और विवाद को समझें कि भाई उनके बीच में क्या कनेक्शन है और क्या विवाद है। जैसे गांधी और टैगोर के बीच में राष्ट्रवाद, तो गांधी जी का राष्ट्रवाद एक अलग प्रकार का राष्ट्रवाद है, जबकि टैगोर जो है अंतर्राष्ट्रीयवादी कहलाते हैं। इनके राष्ट्रवाद को लेकर आपस में क्या कन्फ्लिक्ट है, क्या अंतर है, क्या समानताएं हैं, ये देखना है, ठीक है। गांधी और अम्बेडकर के बीच जाति व्यवस्था और समाधान, जैसे हम देखते हैं गांधी जी ने वर्ण व्यवस्था का सपोर्ट कर दिया, जबकि अम्बेडकर साहब मना करते हैं। तो कास्ट को लेकर दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है और क्या सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को लेकर मतभेद, गांधी जी ने हरिजन शब्द का यूज किया जिसका अम्बेडकर साहब ने विरोध कर दिया। तो कहीं ना कहीं हमें यह समझना पड़ेगा कि अब पढ़ने के तरीके को बदलने का समय आ चुका है, ये हमें बिल्कुल याद रखना है। चलिए, यूनिट 3 हो गई, अब यूनिट 4 की बात कर लेते हैं। तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण यूनिट 4 का नाम है। इसमें पहले 9 से 12 प्रश्न आ रहे थे, अब ये 2024 में बहुत ज़्यादा अंतर इसमें आया नहीं है, एक आध प्रश्न ऊपर नीचे हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इसके अंदर नहीं आता। देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे बदले, क्वेश्चन की प्रकृति कैसे बदली, प्रश्नों का नेचर जो है कैसे बदल रहा है ना। तो टॉपिक क्या है, ये टॉपिक उठा लिया हमने, राजनीतिक दल और दलीय प्रणाली। सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन 2022 में, द्विदलीय प्रणाली, 2 पार्टी सिस्टम निम्न में से किस देश की एक प्रमुख विशेषता है, सीधा पूछ लिया। बताइए भाई 2 पार्टी सिस्टम कहाँ है, ये नॉर्मल हम पढ़ते ही हैं, जब पॉलिटिकल पार्टीज को पढ़ते हैं तो कहाँ पर कौन सा सिस्टम चल रहा है। चलिए, तो सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, हर एक नेट के अभ्यर्थी को ये पता है कि भाई ये हमें पढ़ना ही है। 2023 में थोड़ा बदला। अब मॉरिस डुवर्जर की जो इसको लेकर विचार है ना, उस पर उन्होंने प्रश्न पूछ लिया। यानी अब आपको क्या किया, उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर कंसेप्ट की ओर चले गए, है ना। तो वो कंसेप्ट पे पूछ रहे हैं कि भाई बताइए किस प्रकार की चुनाव प्रणाली द्विदलीय व्यवस्था को बढ़ावा देगी। देखिए, द्विदलीय व्यवस्था कहाँ है, ये सीधा फैक्ट था। अब इनमें कंसेप्ट में आपको जाना पड़ेगा कि इनमें से कौन सी प्रणाली है, और किसके अनुसार, मॉरिस डुवर्जर के अनुसार। यानी आपको बाकायदा अब कंसेप्ट, फैक्ट के साथ साथ कंसेप्ट पर भी ध्यान देना है। एक सिद्धांतकार के नियम की समझ की बात करता है, तभी आप इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। 2024 में जैसे ही आएंगे टॉप लेवल आ जाएगा, ठीक है। क्या क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकतांत्रिक समेकन, डेमोक्रेटिक कंसोलिडेशन की प्रक्रिया को सबसे अच्छी तरह वर्णित करता है। यानी अब आपके पास उसने क्या किया, क्वेश्चन का लेवल टॉप पे ले गया। वो सीधा पूछ रहा है कि एनालिसिस करो, एक जटिल अवधारणा की सटीक और गहरी परिभाषा की मांग है, एक कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट है आपके पास और वो बताता है, इसके अंदर आपको एक एक कंसेप्ट पर फोकस होना है और उसका डीप एनालिसिस करना है कि भाई किस तरीके से अंदर क्या क्या चीजें निकल के आ रही, कि भाई इसके क्या क्या चीजें इसको सपोर्ट करती हैं, क्या चीजें इसके विरुद्ध में है
तो आपको ये जो नई थ्योरीज हैं, भाई डेमोक्रेसी बहुत पुराना कंसेप्ट है हमारे पास, पार्टी सिस्टम के अंदर, पार्टी सिस्टम डेमोक्रेसी के अंदर ही चल रहा है पूरा, बट उसकी नई चीजें क्या आ रही हैं, नए क्या कंसेप्ट हैं, उनके क्या क्या बेस थॉट्स हैं, वो हमें ध्यान रखना है। तो कुल मिला के यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, जटिल अवधारणा की सटीक और गहरी परिभाषा। तो अब इसके अंदर क्या करना है, तो करना ये है कि फोकस अब केवल राज्यों की औपचारिक संरचनाओं पर नहीं है, लोकतांत्रिक पतन, डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग और लोक लुभावनवाद, पॉपुलिज्म और गैर राजकर्ताओं, नॉन स्टेट एक्टर्स जैसे सामाजिक आंदोलनों की भूमिका पर केंद्रित हो गया। यानी अब ट्रेडिशनल का एक बेसिक नॉलेज, कंसेप्चुअल नॉलेज, ज्ञान आपको होगा, तभी जाकर आप ये आगे के जो नई चीजें, उसके नए ट्रेंड निकल रहे हैं, आप उन पर बात कर पाएंगे। इट मीन्स अब आपको कोई भी कंसेप्ट पढ़ना है, का फैक्ट याद रखना है, उसके साथ जो बेसिक चीजें याद रखनी है, फिर उसके साथ नई चीजें क्या जुड़ रही हैं, एट प्रेजेंट सिनेरियो, वर्तमान समय में क्या क्या उसके अंदर जुड़ रहा है और वो क्या हैं, उनके क्या प्रभाव हैं, ये हमें देखना है। ठीक है, इसके अलावा प्रमुख देशों यूएसए, यूके, फ्रांस, चाइना की राजनीतिक व्यवस्थाओं की मुख्य विशेषताओं का तुलनात्मक अध्ययन, प्यार किया, कंपैरेटिव स्टडी। आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा कि भाई फ्रांस और यूएसए का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, इनके बीच में क्या क्या सिमिलरिटीज हैं, समानताएं हैं, और क्या क्या अंतर पाए जा रहे हैं, यानी इनकी जो विशेषताएं हैं, इनके जो भी आपके पॉलिटिकल सिस्टम है। तो राजनीतिक संस्कृति, लोकतांत्रिक और विकास के सिद्धांतों पर ध्यान दें, यानी आपको बेसिकली इन चीजों पर फोकस करना है ना। इसके अलावा राजनीतिक संस्कृति पर ग्रेवियल आलमंड का और सिडनी वर्मा का ये जो काम है उसको जरूर पढ़ें, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपके बनने की संभावना, अगर आप देखेंगे पिछले 3 सालों में, तो इस तरफ वो मूव कर रहा है। मैंने चूंकि आपके लिए सरल लिया हुआ था जिससे आप उसको समझ पाए, सिडनी वर्मा और ग्रेवियल आलमंड के लिए आपको थोड़ा सा डीप में जाना पड़ेगा, है ना। तो लोकतंत्रीकरण की लहरें, हटिंगटन का जो वेव्स ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन है, हटिंगटन का नाम आपने सुना ही है ना। वो पूरे विश्व के बारे में अलग ही अपना एक कंसेप्ट रखता है, और कहीं ना कहीं अब इस सदी में उसका जो सिद्धांत है वो हमें लागू होता दिखाई देता है कि अब विश्व जो है एक ध्रुवीय, 2 ध्रुवीय नहीं, बहु ध्रुवीय बनता चला जा रहा है। हटिंगटन का जो पूरा कंसेप्ट आप देखेंगे तो उलट फेर की प्रक्रियाओं को समझें कि ये किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, कैसे विश्व में बदलाव की लहर चल रही। अब क्या रणनीति है, प्रमुख देशों तक सीमित ना रहे, केवल देश नहीं पढ़ना, इसके अलावा अपने क्षेत्र यानी साउथ एशिया की राजनीतिक प्रणालियों की तुलनात्मक समझ भी। अब वो क्या कर सकता है, साउथ एशिया के जो देश हैं उनकी तुलनात्मक अध्ययन करवा सकता है, पूछ सकता है उनसे। तो आपको केवल देश याद नहीं करने, देखिए अपना देश, अपने देश के बाद प्रमुख देश, उनकी आपस में तुलना, प्लस एक ग्रुप बनाकर अलग अलग कंट्रीज की तुलना, ये आपको अब यहाँ करनी पड़ेगी। यानी कुल मिलाकर आपको इस यूनिट को समझने के लिए तुलनात्मक अध्ययन, कंपैरेटिव स्टडी पर ही ध्यान देना पड़ेगा। और क्या नहीं करना, तो भैया हर देश के संविधान के हर अनुच्छेद को रटने की कोशिश नहीं करनी, वो फैक्ट की तरफ कम जाएगा। मोटा मोटा ज्ञान आपको हो कि भाई किस देश के किस संविधान में कितने क्या आर्टिकल्स या कुछ चीज़ें हैं, बट उसके साथ साथ आपको ये जरूर याद रखना पड़ेगा कि इनका दूसरे देशों के साथ क्या क्या तुलना हो रही है, क्या समानताएं और असमानताएं दिखाई देती। तो यूनिट 4 के बारे में आपके पास ये चीज़ आ गई। अब आती है यूनिट 5, जो मैंने आपको बताया इसका वेटेज काफ़ी बड़ा है ना। यानी पहले जो क्वेश्चन आते थे अब उससे ऊपर आ रहे हैं। पहले 11 से 14 प्रश्न आ रहे थे 22-23 में, अब इसमें 5 से 8 प्रश्न बढ़ गए, यानी 15 से 16, 17 तक, 14 से 16, 17 तक आपके प्रश्नों का नंबर यहाँ दिखाई दे रहा है। तो अब आपको इसको गंभीरता से लेने की आवश्यकता है, क्योंकि इसका वेटेज बढ़ा है ना। अब इसके भी एक टॉपिक पे ध्यान लेते हैं, जैसे यूएन के ऊपर अपन डिस्कस कर लेते हैं कि भाई यूएन के ऊपर जो प्रश्न 2022 में थे वो क्या थे, और 24 तक आते आते क्या क्या बदलाव हो गए। जैसे यूएन पे 2022 में क्वेश्चन आया था कि उसके किस अंग को विश्व की लघु संसद कहा जाता है, कौन सा उसका ऑर्गन है, अंग है, जिसे हम क्या कहते हैं, विश्व की लघु संसद कहते हैं। सीधा प्रश्न था, आपको पता है कितने अंग हैं, उन अंगों को क्या क्या कहा जाता है, उपनाम वगैरह, फैक्चुअल क्वेश्चन था, है ना। इसमें कुछ भी आपके समझने वाली चीज नहीं थी। 23 में लेवल बढ़ाया, क्या प्रश्न पूछा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किसी प्रक्रियात्मक मामले पर, यानी प्रोसीजरल पूछ रहा है ना, निर्णय के लिए कितने सदस्यों के सकारात्मक मत की आवश्यकता होती है। यानी अब वो आपसे अंग के अंदर जाकर, भाई पहले अंगों के बारे में पूछा, अब वो सुरक्षा परिषद यानी एक अंग की प्रक्रिया पर जा रहा है
यानी आपसे वो कंसेप्ट की बात कर रहे हैं कि भाई आप अंगों के नाम, अंगों के कार्य वगैरह जानते हैं, लेकिन उनकी जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, क्या वो कंसेप्ट आपको पता है? तो यहाँ पर प्रक्रियात्मक स्तर आ गया, है ना। यूएनएससी की मतदान प्रक्रिया के बारी नियमों का परीक्षण करता है ना। प्रकृत मामलों में वीटो लागू नहीं होता, ये चीज छोड़िए। कुल मिला के आपको क्या करना है, प्रोसेस, इस पर फोकस करना है, यानी एनालिसिस करना पड़ेगा आपको। अब आप सीधे फैक्टों से काम नहीं चला सकते, और जो अभी भी फैक्ट वाली कहानी पे चल रहे होंगे, या फिर जिनको आसपास वाले लोग ज्ञान दे रहे होंगे कि भैया इतने राइटर रट लो, इनकी किताबें रट लो, इनके ईयर रट लो, उनसे काम हो जाएगा। भाई काम होगा, लेकिन आधा। वो तो बेसिक चीज है, आपको करनी ही पड़ेंगी, बट उसके साथ अब जो पढ़ने का तरीका बदलना है, बात उस पर की जा रही है। और आप चूंकि पीजी लेवल के स्टूडेंट हैं, पीजी कर चुके हैं, आपके बुद्धि का स्तर काफी ऊपर आ चुका है, तो कृपया मेरा निवेदन है आपसे कि एक बार शांति के साथ बैठकर, गूगल पर ये सारे पेपर्स उपलब्ध हैं, इनका अध्ययन जरूर करें, अगर आप सीरियस एस्पायरेंट हैं। अगर आप सीरियस नहीं है तो फिर आपके लिए कोई मतलब का एनालिसिस होता ही नहीं, है ना। तो आपको क्या करने की आवश्यकता है? आपको आवश्यकता है बाकायदा पेपरों को रखकर, उनमें किसी एक टॉपिक को उठाकर, उस पर 3 साल में क्या चेंजेस हो रहे हैं उनको देखने की। तब आप समझ पाएंगे कि यूजीसी क्या बदलाव कर रहा है। चलिए अब आ जाते हैं। अच्छा, इसी पर 2024 का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या पूछ रहा हूँ, कथन कारण पूछ लिया, रक्षा करने का उत्तरदायित्व। यानी अब उसने क्या किया, अब वो केवल फैक्ट के साथ कंसेप्ट नहीं, अब वो फिर एनालिसिस आपसे कराने लगा, तुलना कराने लगा। बताइए भाई, तो आलोचना और समसामयिकी, भाई आप तुलना करिए, जो प्रिंसिपल्स हैं वो प्रेजेंट में किस काम आ रहे हैं आपके, कितने समसामयिक हैं, क्या रेलिवेंसी है उनकी, है ना। तो आपको इस पर काम करना है। तो समकालीन सिद्धांत और उसकी संप्रभुता की पारंपरिक अवधारणा के बीच के तनाव का विश्लेषण। तो भाई जो पहली उसकी अवधारणा थी वो आपको पता होनी चाहिए, प्रेजेंट में उसमें क्या बदलाव आए हैं और नए कौन से कंसेप्ट निकले हैं वो आपको पता होना चाहिए, और दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या तनाव है, ये आप तभी कर पाएंगे जब आप कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। भाई किसी कंसेप्ट का ओल्ड और न्यू वर्जन आपको पता हो, दोनों के क्या क्या सिमिलरिटीज हैं वो आपको पता हो, और दोनों के क्या क्या अंतर है। जैसे उदारवाद, नवोदारवाद, है ना, ये मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ सिद्धांत वाला, तो उनके बीच में, तो इस तरीके से आईआर के संबंध में भी आपको ये चीज याद रखनी है। तो 2024 में आपके पास पैटर्न बदल चुका है, पुरानी चीजें अब जरूरी हैं, लेकिन केवल वही जरूरी है ये नहीं, वो तो याद करनी है, लेकिन उसके साथ कंपैरेटिव, कंसेप्चुअल। अब इसमें क्या करें भाई, निष्कर्ष क्या है? तो आईआर के सिद्धांत, विशेषकर जो जो सिद्धांत है, यथार्थवाद, उदारवाद, रचनावाद, पर अपनी पकड़ मजबूत करें। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, ये जो आपके लिखे हुए हैं, इन पर विशेष ध्यान दें। यानी इनकी प्रक्रिया भी पढ़नी है, इनके फैक्ट भी पढ़ने हैं, इनका और वर्तमान में कहाँ क्या चल रहा है वो भी याद रखना है, क्योंकि करंट से रिलेटेड क्वेश्चन आईआर वाले टॉपिक में आपके आएंगे ही आएंगे, है ना। इसके अलावा ट्रेंड में नया क्या है? अब प्रश्न भू अर्थशास्त्र, जियो इकोनॉमिक्स, जलवायु परिवर्तन वार्ता, जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है उस पर, और नई सुरक्षा चुनौतियों जैसे साइबर सिक्योरिटी, आपके समुद्री सुरक्षा पर भी बन रहे हैं। यानी इस तरफ भी आपको अब सोचने की जरूरत है ना। रचनावाद और नारीवाद आईआर सिद्धांत जैसे नए दृष्टिकोण भी महत्वपूर्ण हो गए, यानी अब इन पर भी आपको ध्यान देना है भाई। जो ट्रेडिशनल हैं वो तो पढ़ने हैं, नए जो आ चुके हैं, जो कंटेम्प्ररी प्रिंसिपल डेवलप हो चुके हैं आईआर के अंदर, उन पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि वहीं से प्रश्न मूव कर रहा है आजकल, है ना। तो ये नया ट्रेंड है। या क्या करना है, प्रमुख संगठनों के अलावा I2U2, भारत, इजराइल, यूएई, यूएस, है ना, ऑकस और इंडो पैसिफिक अवधारणा पर विशेष ध्यान दीजिए। ग्लोबल साउथ की उभरती भूमिका, यानी ग्लोबल साउथ की जो भूमिका उभर रही है, उसके क्या इम्पैक्ट पूरी दुनिया में पड़ेंगे या क्या पड़ रहे हैं। जैसे आज की मैं बात करूं तो आपके पास संघाई का जो कॉन्फ्रेंस चल रहा है, वहां पर जो दुनिया की 40% आबादी के वाले 3 बड़े देश आपस में विश्व की महाशक्ति को चुनौती दे रहे हैं, उसके क्या इम्पैक्ट आएंगे, क्या उनके बीच में संबंध बन रहे हैं, आपको देखने की आवश्यकता है। यानी आपको अब आईआर के समुद्र में उतरना पड़ेगा, वही आपकी नैया को पार लगाएगा। अदरवाइज आप चूंकि समझदार हैं, ज्यादा इस बारे में कहने की कोई आवश्यकता नहीं। अब क्या ना करें, अब रणनीति में क्या है भाई, इसके अंदर क्या ना करना,
वही पुरानी चीज, कंसेप्चुअल को ट्रेडिशनल पर ध्यान नहीं देना, है ना। ध्यान नहीं देने का मतलब ये नहीं है कि पढ़ना ही नहीं है भाई, ध्यान ना देने का मतलब ये केवल उन पे ध्यान नहीं देना। भाई ट्रेडिशनल तो हमें याद करना ही पड़ेगा, बट उसके साथ साथ अब क्या बदलाव करना है ये आपको देखना है। अब इसके साथ करना क्या है, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इसका एडिटोरियल पढ़िए, विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पढ़िए, ऑब्जर्व रिजर्व फाउंडेशन, ORF जैसे थिंक टैंक जो प्रकाशित करते हैं IR को लेके, उन पर थोड़ा ध्यान देने की आपको जरूरत है। तो ये आपके पास यूनिट हो गई। अगली यूनिट, अच्छा करना क्या नहीं है, तो केवल शीत युद्ध जो हम पहले करते थे, कोल्ड वॉर वाला जो पॉलिटिक्स था उसी को हम मान लेते थे कि उसी को ध्यान में रखकर चीजें हो रही हैं। अब नहीं है, अब बदलाव की स्थिति है। कभी भारत अमेरिका के साथ बहुत नजदीकी होता था, अब संघाई में देखिए आप क्या कहानी चल रही है। समीकरण बदल रहे हैं और बदलते समीकरणों के साथ ही हमें क्या करना पड़ेगा, अपने पढ़ने का तरीका भी बदलना पड़ेगा। चलिए अगला आप लिख लेते हैं यूनिट 6, क्या कह रहा है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, भारत की विदेश नीति क्या स्थिति थी भाई। 2022-23 में 9 से 12 प्रश्न आते थे, 2024 में लगभग स्टेबल है, कोई बहुत बड़ा बदलाव इसमें देखने को नहीं मिल रहा। फिर भी प्रश्नों की प्रकृति क्या बदल रही, चलिए नंबर नहीं बदला लेकिन नेचर तो बदला है। क्या नेचर है भाई, 2022 में जैसे भारत के संबंध टॉपिक है, 22 में क्या प्रश्न पूछा, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए। सीधा फैक्चुअल बच्चों वाला क्वेश्चन, सब जानते हैं भाई। शुरुआत ही नेहरू जी से होती है, नेहरू जी की पंचशील नीति से शुरू होती है, जिसको लेकर विवाद होते रहते हैं। नेहरू जी को बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कहते रहते हैं जो कि ठीक नहीं है, क्योंकि भारत के निर्माता जो है, आतंकवाद के निर्माता नेहरू जी ही है ना। तो ये सीधा प्रश्न पूछा, फैक्चुअल, इसमें कुछ भी कंसेप्ट नहीं था। 23 में बदला, क्या बदला, उन्होंने इंडिया की लुकिस्ट पॉलिसी पर पूछा। जो लुकिस्ट पॉलिसी है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी अब आपको क्या होगा, आपको इंटरनेशनल रिलेशन के संबंध में, भारत के फॉरेन पॉलिसी के संबंध में जो प्रिंसिपल्स हैं, लुक ईस्ट और अन्य भी, उनका अब कंसेप्चुअल नॉलेज आपको चाहिए, है ना। तो अवधारणा पे प्रश्न आ गया, कंसेप्ट पे। तो एक प्रमुख विदेश नीति के पहल के उद्देश्य की समझ का परीक्षण कर रहा है, चलिए बढ़िया बात है। थोड़ा हम फैक्ट से कंसेप्ट की ओर बढ़ रहे हैं। फिर 2024 आते आते क्या हुआ, 2024 आते आते कथन पूछ लिया उसको, सीधा पूछ लिया कि भारत की विदेश नीति में जो बदलाव, जो चीजें आ रही हैं, वो क्वाड और SCO, इनमें बदलाव का एक प्रमुख उदाहरण। यानी अब तो कंसेप्ट कनेक्ट कर रहा है भाई वो, अब वो कंपैरिजन करा रहा है, इंपैक्ट पूछ रहा है कि हमारी विदेश नीति का अन्य संगठनों के साथ जो कनेक्शन बनना है उसका क्या इंपैक्ट आ रहा है। यानी आपको अब केवल कंसेप्ट से काम नहीं चलना, फिर मैं वही बोल रहा हूँ, तुलना कंपैरिजन की तरफ जाना पड़ेगा, है ना। तो विश्लेषणात्मक और सामयिक दोनों चीजें आ गई, एनालिसिस भी करना है और करंट की पूरी इंफॉर्मेशन, जैसे अभी SCO का चल रहा है, मैंने आपको बताया, तो SCO के अंदर क्या हो रहा है, क्या इंपैक्ट उसके इंडिया के रिलेशंस पर आएंगे, और इंडिया के रिलेशन अच्छे होंगे बुरे होंगे, क्या चीजें होंगी, और क्या उसमें नेगेटिव चीज आएगी, ये याद रखना पड़ेगा। तो कुल मिला के भारत की विदेश नीति के वर्तमान और सबसे महत्वपूर्ण वैचारिक बदलाव का विश्लेषण, क्या बदलाव आ रहे हैं भाई। नया भारत बनना है, नया भारत किसी की सुनता नहीं है, आपको पता है, किसी की दादागिरी सहन नहीं करता, हम घर में घुस के मारते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या बदलाव आ रहा है, इसलिए पैटर्न आपको देखना पड़ेगा, पैटर्न बदल रहा है, चाहे देश का पैटर्न हो, चाहे आपके एग्जाम का पैटर्न हो, ये हमें याद रखना है। पैटर्न बदल रहा है, खुद को बदलने की आवश्यकता है। याद रखिएगा, अगर आप खुद को नहीं बदलेंगे तो ये जो देश के प्रतिष्ठित एग्जाम है उसको क्रैक आप इतनी आसानी से नहीं कर सकते। इसके लिए आपको एक सही डायरेक्शन में जाने की जरूरत है। चलिए अब क्या रणनीति होगी इसकी देख लेते हैं। तो भैया भारत के प्रमुख शक्तियों, USA, रसिया, चाइना, पड़ोसियों के साथ संबंध, जो नीतियां हैं उन पर, बहुपक्षीय जो मंच हैं, ब्रिक्स, SCO, क्वाड, इनकी भूमिका का अध्ययन करना पड़े। तो भाई पहले तो नॉर्मल इनकी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, क्या कब बने, क्या हुआ, क्या उनके प्रिंसिपल हैं, है ना। जैसे ब्रिक्स जो बना वो क्यों बना, कब बना, क्या था, फिर उसके साथ भारत की क्या भूमिका, क्या रोल बदल रहा है, पहले क्या रोल था जब वो बना, अब क्या रोल में चेंज आ रहा है, तब वो वहां से प्रश्न उठाएगा कि रोल में क्या बदलाव आ रहा है, ये हमें याद करना है। दूसरा क्या करें, तो नेबरहुड फर्स्ट नीति, नेबरहुड फर्स्ट नीति, चीन के साथ सीमा विवाद, SCO चल ही रहा है आपके पास, एक अग्रणी शक्ति के रूप में भारत की उभरती भूमिका, ये मैंने आपको अभी बता ही दिया। ये आपको याद रखना है कि अब नया भारत है, ये दुनिया से डरता नहीं है, दुनिया को बराबर जवाब देता है, इस पर ध्यान देना है। भारत के विदेश मंत्री के भाषण सुनने हैं, ध्यान देना है। विदेश मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्टों पर ध्यान देना है आपको, उनमें क्या क्या बातें लिखी हैं, क्या इंपॉर्टेंट बातें की गई हैं।
एसईओ के अंदर अभी क्या रिजल्ट निकलेंगे वो हमें ध्यान देना है, ठीक है। कीवर्ड्स पर और अवधारणाओं को नोट करना सीधे प्रश्नों का आधार बन सकते हैं। यानी इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, विदेश मंत्रालय को फॉलो करिए, वहां पर क्या क्या चीजें चल रही हैं, यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है ना। क्या ना करें, केवल नेहरू की विदेश नीति तक सीमित ना रहे। ये पुराना पैटर्न हो चुका है कि नेहरू जी का पंचशील, नेहरू जी का नेम, तो नेम को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जोड़िए। वर्तमान समय में गुणनिरपेक्ष की क्या भूमिका है, किस प्रकार वो भारत के लिए ठीक है या नहीं है, या क्या बदलाव आ रहा है, आपको उस पर ध्यान देना पड़ेगा। नेहरू जी के समय में क्या था वो बदल चुका भाई, अब उसी के साथ यूजीसी ने भी बदलाव कर दिया, अब वो भी वहां से प्रश्न नहीं पूछ रहा। तो यूनिट ये आपकी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट यूनिट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप कह सकते हैं आपके एग्जाम के अंदर अगर कोई यूनिट आपका सिलेक्शन कराएगी वो है यूनिट 7, क्योंकि इसमें प्रश्नों में और प्रश्नों की संख्या में दोनों में जबरदस्त उछाला है। यानी एक तो नंबर बढ़ा है प्रश्नों का, संख्या जो पहले कम थी काफी ज्यादा हो गई है, प्लस नेचर भी अब बदल गया है क्वेश्चन पूछने का। तो अगर हम देखें तो पहले जो 11 से 14 प्रश्न आते थे, अब वो 6 से 9 प्रश्न बढ़ गए। यानी कहीं ना कहीं अब 15 से 17 18 प्रश्न, इवन आगे 19-20 तक जाने की संभावना भी दिखाई दे रही। तो कुल मिलाकर सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट इस पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है वो है यूनिट 7 कि क्या प्रकृति चेंज हुई है, कितने नंबर बढ़े हैं। तो सबसे पहले मेरा आपसे यही कहना होगा कि सबसे पहले आप इंडिया की पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, भारत की राजनीतिक संस्थाओं को पढ़ लीजिए, भारतीय संविधान छाप दीजिए भाई, जो लिखा हुआ है सिलेबस के अंदर पूरे तरीके से उसको याद करिए, क्योंकि यहीं से आपके 15 से 20 प्रश्न सीधे सीधे आने हैं। यानी कहीं आप 2 यूनिट पढ़ेंगे, यहाँ केवल 1 यूनिट, 2 यूनिट का वेटेज लेके आ रही है। तो इस पर बहुत ज्यादा फोकस होने की आपको आवश्यकता है ना। चलिए अब इसमें जैसे फेडरलिज्म टॉपिक को उठा लेते हैं, संघवाद टॉपिक उठा लेते हैं कि 22, 23, 24 में क्या बदलाव आया है। 22 में सीधा क्वेश्चन उसने पूछा था कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में केंद्र राज्य के बीच विधायी शक्तियों का वितरण है। तो सीधा फैक्ट पूछा भाई, 3 अनुसूचियां हैं, बता दीजिए कि कहां पर जो है वितरण दिखाई देता है ना। अच्छा, यहाँ 3 लिस्ट की बात की मैंने, अब उसने चूंकि बात किसकी की थी, अनुसूची की, तो हमें ये होना चाहिए कि 12 अनुसूचियां, उनमें से कौन सी अनुसूची 7th शेड्यूल में जो 3 लिस्ट हैं उनके अंदर आपको क्या मिलता है, अलग अलग संबंध दिखाई देते हैं। अब विधायी संबंध, इनके लिए आर्टिकल आपको, तो फैक्चुअल चीजें आपको पहले पता होगी, आर्टिकल 245 से लेकर 255 तक आपके लेजिस्लेटिव रिलेशंस जो है मिल जाएंगे। फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रखना है, हमें कोई इशू नहीं है, इतना तो करना ही पड़ेगा। इसके बाद 22-23 में क्या हुआ, एनालिसिस आ गया। एसआर बॉम्बई केस पर क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई बताइए फेडरलिज्म को लेके एसआर बॉम्बई केस का जो निर्णय है वो क्या है, उससे क्या रिलेशन आपका दिखाई देता है, क्या आप उसके बारे में जानते हैं। कंसेप्ट पूछ रहा है आपसे, पूछ रहा है कि भैया बताओ एसआर बॉम्बई का क्या मामला है, वो फेडरलिज्म की कौन से एरिया को टच करता है, तो हमें पता होना चाहिए एसआर बॉम्बई केस। यानी अब आपको क्या करना है, अब आपको इस कंसेप्ट के अंदर बाकायदा केसेस का जानना है, उसके क्या निर्णय हो रहे हैं, किस चीज को वो टच कर रहा है। एसआर बॉम्बई माइलस्टोन केस है, और आपको पता है केसेस के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स के, इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर आते हैं। तो आपको मुंबई केस का पता करना है, परीक्षण करना है आपको, जो संघवाद के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। तो 23 में थोड़ा सा क्या हुआ, और बढ़ गए। 24 में आते ही उसने पूरे प्रकृति बदल दी अपनी भाई, उसने सीधे कथनों कारण रख दिए और फेडरलिज्म के वित्तीय प्रावधानों की ओर चला गया। यानी अब वो राजनीतिक को छोड़कर कहाँ, आर्थिक फाइनेंशियल चीजों पे आ रहा है। यानी अब वो केवल पॉलिटिकल चीजें नहीं पूछ रहा है आपसे, आपको पॉलिटिकल के साथ साथ इकोनॉमिक, सोशल जितने भी डायमेंशन होते हैं उनको पढ़ना है। तो यहाँ आपको बताना था दोनों को समझकर कि फेडरलिज्म का जो फाइनेंशियल वाला सेक्टर है उसके बारे में आपको कंसेप्ट पता है नहीं, तो गहन है और सामयिक, क्योंकि जीएसटी नया आपको पता आया हुआ है, संरचना में उसके बदलाव होता रहता है काउंसिल में, तो वो क्या है, क्या उसमें लगातार चेंजेस हो रहे हैं। तो एक समकालीन आर्थिक सुधार है भाई, यानी प्रेजेंट में क्या चल रहा है उस टॉपिक से संबंधित, क्या प्रैक्टिकली उसके रिजल्ट हो सकते हैं, इनका एनालिसिस अगर आप कर सकते हैं तो इस यूनिट पर आपको अच्छी पकड़ और बनानी ही पड़ेगी। कर सकते हैं नहीं, करना ही पड़ेगा, क्योंकि 15 से 18 प्रश्न आने हैं भाई। 2 यूनिट का वेटेज अकेला यूनिट लेके चल रही, और चूंकि ये आपकी पावर होनी चाहिए, तो सबसे ज्यादा समय अगर किसी को देना और सबसे पहले अगर किसी को करना है तो यूनिट 7 को करना है। करें क्या इसके अंदर, चलो देख लेते हैं। तो सबसे निर्णायक यूनिट है, समसामयिक घटनाओं से जोड़कर पढ़ें, करंट अफेयर के साथ जोड़ें कि भाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर जैसे आप देख रहे हैं
अभी वीटो को लेकर प्रॉब्लम चल रही है ना। तो हम नॉर्मली पढ़ते हैं कि भाई राष्ट्रपति के पास वीटो है, गवर्नर के पास वीटो है, गवर्नर के पास वैचारिक वीटो भी है, पुनः विचार के लिए रख सकता है वो स्टेट के बिल को। तो उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नया डिसीजन दे दिया कि भाई ये वीटो अब आप गवर्नर के पास नहीं है। तो हमें करंट के सिनारियो से, केसेस से जोड़ के पढ़ना पड़ेगा, वर्तमान की घटनाओं से जोड़ के पढ़ना पड़ेगा। न्यायपालिका के अंदर न्यायिक सक्रियता, कॉलेजियम प्रणाली पे बहस लगातार होती रहती है। संघवाद, राज्यपाल की भूमिका, जीएसटी परिषद और चुनाव आयोग, चुनाव सुधार, इन पर विशेष ध्यान देना है। ये वो 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन पॉलिटिक्स के जिसके अंदर क्वेश्चन बनना तय है। आप मेरे से लिख ले जाइए, अगर इन पर प्रश्न ना आए, आएगा, क्योंकि यूजीसी का जो क्राइटेरिया चल रहा है, यूजीसी का जो पैटर्न बदल रहा है, उनमें इनका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि यही वो टॉपिक है जो चारों ओर छाए रहते। तो करंट अफेयर्स के अंदर आपको लगातार यही पढ़ने को मिलेगा, है ना, इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर। अब और क्या प्रश्न, केवल क्या है नहीं पूछता, पूछ रहा है कैसे और क्यों। उदाहरण के लिए 370 को हटाने की प्रक्रिया या चुनावी बॉन्ड योजना पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तर्कों पर प्रश्न पूछा गया है। यानी क्यों हो रहा है, कैसे, क्या है नहीं, केवल निर्णय नहीं, निर्णय क्यों लिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा, ठीक है, कैसे हुआ, ये कौन सी ऐसी चीजें थी, तर्क थे जिनसे ये डिसीजन आया। तो आपको ये याद रखने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। चलिए, अच्छा, रणनीति क्या होगी, महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन और ऐतिहासिक न्याय मामलों की सूची बनाओ। और ये सूची केवल सूची नहीं बनानी, इसके अंदर जो चीजें सारी जोड़िए। केंद्र राज्य संबंधों के तनावपूर्ण क्षेत्रों, जैसे राज्यपाल की भूमिका, 356 वित्तीय संबंध का विश्लेषण, क्या इम्पैक्ट है, कौन कौन से केसेस से जुड़े हैं, वो केसेस क्यों जुड़े हैं, क्या उनमें निर्णय आया, क्यों निर्णय आया, कैसे उसको जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उसके इम्प्लीमेंट के क्या इम्पैक्ट आएंगे, जैसे लागू करेंगे उसके क्या प्रभाव दिखाई देंगे, ये हमें इसके अंदर पढ़ना है। इस तरीके से इस यूनिट को पढ़ना है। क्या नहीं करना, केवल अनुच्छेद नहीं रटना। बोलते हैं जैसे भारतीय न्याय संस्था है, संविधान रट लो, भाई रट के काम नहीं चलेगा। हाँ, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको याद होने चाहिए, वो आपका एक बेस है, उसी के आधार पर भारतीय संविधान की इमारत खड़ी होती है और उन्हीं के अंदर हमें संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाओं की जानकारी मिलती और वहीं पर एनालिसिस करना है। चलिए, अब नेक्स्ट यूनिट आती है आपके पास, यूनिट 8, भारत में राजनीतिक प्रक्रियाएं, जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उन पर क्वेश्चन आया है। तो इस यूनिट में बहुत ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिला, पहले भी 9 से 11 प्रश्न आते थे, 2024 में भी लगभग स्टेबल रही है। फिर भी बात कर लेते हैं प्रश्नों का नेचर कैसे चेंज हो रहा है। तो वोटिंग बिहेवियर पे बात करते हैं। 2022 में प्रश्न आया था, भारत में वयस्क मतदातार के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष थी, घटा के 18 कर दी, अमेंडमेंट बता दीजिए। बड़ा फैक्चुअल सिंपल सा क्वेश्चन, एक सर्वा संविधान संशोधन, कुछ भी जरूरत नहीं थी, बच्चों वाला प्रश्न था, फैक्ट था सीधा। 23 में बढ़ाया, थोड़ा एनालिसिस किया, क्या पूछा कि कौन सा भारत में मतदान व्यवहार का एक प्रमुख निर्धारक नहीं है, यानी आपको उसको थोड़ा कंसेप्ट पता होना चाहिए कि क्या डिटर्मिनेशन नहीं करता आपके वोटिंग बिहेवियर को। ये थोड़ा सा कंसेप्ट इसके अंदर आ गया। विभिन्न कारकों को आपको पढ़ना पड़ेगा, प्रेजेंट में कौन सा कारक ऊपर नीचे हो रहा है वो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। 24 में आते आते प्रकृति पूरी बदल गई, सीधा कथन वथन दे दिया उन्होंने। आपने देखा होगा कथन वथन बहुत ज्यादा पूछे गए हैं इस बार, तो आपको उसी हिसाब से, क्योंकि जब कथन कारण और इस तरीके से प्रश्न आते हैं तो आपको एनालिसिस, कंपैरिजन, इन पर प्रश्न बनता है। तो भारत 2014 के बाद चुनावी राजनीति में लाभार्थी वर्ग, बेनिफिशियरी क्लास का उदय एक महत्वपूर्ण। तो ये क्वेश्चन देखिए, विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, तो करंट से जोड़ दिया उसने भाई, उसने देखो 2014 के बाद से अभी जो चल रहा है उसके बारे में बात कर ली, करंट से जोड़ दिया। तब आपको क्या करना है, एनालिसिस करना है। भारतीय राजनीति में एक नई और एक समकालीन प्रवृत्ति और उसके कारणों का विश्लेषण, यानी एक पुराना और एक नया, करंट अफेयर के साथ जोड़िए भाई, सारी चीजें करंट के साथ जोड़िए। वर्तमान में क्या हो रहा है ये याद करने की जरूरत है, तो ही आप इस एग्जाम को श्योरिटी के साथ, निश्चितता के साथ क्रैक कर पाएंगे। चाहे वो जीआरएफ हो, चाहे वो नेट हो, कोई इश्यू वाली बात नहीं होगा। जीआरएफ रुक जाता है तो उसके लिए आपको पढ़ने का तरीका बदलना पड़ेगा भाई। चलिए क्या करें इसके अंदर देख लेते हैं। तो भारत में राजनीतिक दलों के विकास, गठबंधन की राजनीति, चुनावी सुधारों का अध्ययन करिए और चुनाव की राजनीति, जाति, धर्म, क्षेत्र और सामाजिक आंदोलनों का बदलता स्वरूप। भाई जेपी का एक आंदोलन अलग था, अभी अन्ना हजारे का आंदोलन अलग है, फिर किसान आंदोलन की प्रकृति अलग है। इसके अलावा सीए का मूवमेंट भी याद रखना है, क्या हो रहा है याद रखना पड़ेगा। अगला नया आयाम क्या है, लाभार्थी वर्ग के अलावा राजनीतिक विमर्श को आकार देने में सोशल मीडिया की भूमिका,
पहचान की राजनीति के बदलते स्वरूप, जैसे जाति के भीतर उपजातियों का राजनीतिकरण, इस पर प्रश्न बढ़ेंगे, बढ़ रहे हैं। अब हमें इसके अंदर जाके देखना है। केवल अब चूंकि ये मत देखिए कि मैंने लाभार्थी वर्ग बोल दिया 2024 में आया तो उसी के पीछे पड़ गए, नहीं, उसके आसपास कौन से डायमेंशंस हो सकते हैं जिन पर हमें अध्ययन करने की आवश्यकता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए, क्या करें, गठबंधन की राजनीति के बदलते दौर, एक दलीय प्रभुत्व से भाजपा केंद्रित प्रणाली, और अब गठबंधन पर फिर वापस से आ रहे हैं 2024 से, हमें पता है, इस पर थोड़ा ध्यान देना। क्या नहीं करना है ना, अच्छा क्या नहीं करना, वही केवल मैं पहले ही बता रहा हूँ, लगातार 8 यूनिट से बताता आ रहा हूँ, क्या फैक्ट, अकेले नहीं, फैक्ट करना ही करना है, उसके साथ एनालिसिस। पिछले 2 लोकसभा चुनावों, प्रमुख राज्यों के विधानसभा चुनावों का विश्लेषण करिए, योगेंद्र यादव और क्रिस्टोफर जेफरलॉर्ड जैसे विद्वानों के कार्यों को पढ़िए, इनको आप पढ़ सकते। तो आपको इलेक्शन पर फोकस करना पड़ेगा कि उसमें किस तरीके की चीजें हो रही, किस तरीके से आपका जो है मतदान व्यवहार चेंज हो रहा है, किस तरीके से चीजें बदल रही है ना। और लास्ट में केवल राष्ट्रीय दलों पर ध्यान नहीं दे रहा, क्षेत्रीय दलों पर भी नजर रखें, यानी केवल और केवल जो आपके 6 वर्तमान में नेशनल पार्टीज हैं उनको अकेले ध्यान नहीं देना, बल्कि उन्हें ध्यान देना है तो आपकी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है ना, उन पर भी, क्योंकि उन पर प्रश्न अब बढ़ रहे हैं। अब सेकंड लास्ट यूनिट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अलग ही जोन, अलग ही व्यवस्था, बहुत सारे लोगों को, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट को दिक्कत होती है, बट स्कोरिंग है, आप चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। 2022 से 23 में 8 से 11 प्रश्न पूछे जाते थे, 24 में स्थिर है, बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिला, फिर भी नेचर जो है वो बदला है। जैसे विकास प्रशासन को लेकर हम क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 में प्रश्न पूछा, विकास प्रशासन की अवधारणा को लोकप्रिय बनाने का श्रेय, सीधा फैक्ट क्वेश्चन, किसने इसको पॉपुलर बनाया, जन्म पूछेगा, पॉपुलर पूछेगा, सीधा सीधा आंसर था, आपको एक अवधारणा और प्रतिपादक पर प्रश्न बताना था कि भाई किसने बनाया, कौन प्रतिपादक है, किसने आगे बढ़ाया। 23 में जो प्रश्न आएगा वो थोड़ा सा कंसेप्चुअल हो गया, उन्होंने इसके अंदर एक जो नया धारा निकली एनपीएम, उसकी विशेषता पूछ ली, यानी अब आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, भाई एनपीएम कब आया, किसने के द्वारा आया, क्या हुआ, वो ठीक है, बट उसके क्या क्या प्रमुख विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जो आपको याद रखने हैं, वो उसने प्रश्न पूछ रहा है, यानी कंसेप्ट के अंदर को चला, वो आधुनिक प्रशासनिक सिद्धांत की मूल भावना को समझने की ओर चला। 24 आते आते कहानी और बदल गई, अब उसने सीधा सीधा क्या कर दिया, कथन और कारण दे दिए। बताइए, भारत में उदारीकरण के बाद लोक प्रशासन की भूमिका में बदलाव आया है, दे दिया, अब राज्य के नियंत्रक की भूमिका से हटकर सुविधा प्रदाता की भूमिका निभा रहा है। तो आपको देखना पड़ेगा कि लोक प्रशासन में जो नए पैटर्न आ रहे हैं, चाहे वो एनपीएम हो, चाहे अब वो गुड गवर्नेंस हो, चाहे वो आपका डिजिटल गवर्नेंस हो, है ना, चाहे वो कोई भी नया हो, तो वो अब क्या चेंज कर रहा है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, ये हमें देखना पड़ेगा। तो ये आलोचनात्मक प्रश्न था, एनालिटिकल क्वेश्चन था, उदारीकरण का क्या प्रभाव आया और राज्य की क्या भूमिका बदल रही है, इसका क्या रिलेशन आपस में कनेक्ट हो रहा है, इस पर प्रश्न था। तो ये हमें थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, है ना। इसके लिए क्या रणनीति होगी, तो सीधी सीधी भाई क्लासिकल सिद्धांत अब सुशासन और ई गवर्नेंस के संदर्भ में पूछे जा रहे हैं, यानी वो आपसे एनपीए पूछ लेगा, वो आपसे इससे पहले का कोई क्लासिकल पूछ लेगा, बट उसको कनेक्ट किससे करेगा, एट प्रेजेंट जो कंसेप्ट चल रहे हैं, जैसे गुड गवर्नेंस, जैसे आपके क्या ई गवर्नेंस, जैसे डिजिटल, और इसके साथ साथ राज्य की भूमिका क्या बदल रही है। अब वो रेगुलेटरी से किस तरफ चढ़ रहा है, पहले वो क्या था, कंट्रोलर था, अब वो रेगुलेटरी हो गया है। नीति आयोग की भूमिका, नीति आयोग जो आपके पास फेडरलिज्म को, है ना, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को बढ़ाने के लिए आया है, तो वो कैसे इनके बीच में कनेक्शन सेट कर पा रहा है, कैसे वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अच्छा काम करेगा या उससे अच्छा काम करवा पाएगा, ये आएगा ट्रेंड आपके पास। क्या करें, एआरसी की रिपोर्टों को पढ़ें, खासकर सेकंड एआरसी, है ना, फर्स्ट वाला तो पुराना हो गया है, सेकंड एआरसी को देखिए, विशेषकर नागरिक केंद्र प्रशासन और शासन में नैतिकता पर, इसका सारांश पढ़िए। तो नैतिकता, नागरिकता, नागरिकों पे फोकस, कंज्यूमर बना दिया है आपके नागरिक को इन नए सिद्धांतों के अंदर, तो इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है ना। अगला रणनीति क्या है, लोक प्रशासनिक सिद्धांतों को भारत की प्रमुख योजनाओं के कार्यान्वयन से जोड़कर देखिए, क्योंकि प्रशासन का काम ही है योजनाओं को चालू करना, लागू करना, उनको कैसे काम करता है, वो किस तरीके से सफल बनाने के लिए प्रयास करता है, उसके लिए क्या क्या कार्य उसके द्वारा किए जाते हैं, वो आपको याद रखना। और केवल सिद्धांतों को ना पढ़े, केवल प्रिंसिपल पढ़ लिए, भाई ये आया थ्योरी, इसने ये दे दी पवेड के अंदर, चाहे वो वुडरो विल्सन हो, चाहे वो आपके टेलर हो, चाहे वो आपका गोलेक हो, उर्विक हो, मूने हो, रेले हो, या फिर आपके अल्टन मायो, थ्योरीज नहीं, केवल थ्योरीज नहीं,
थ्योरीज के साथ प्रेजेंट डायमेंशन जोड़ना पड़ेगा तो आपका काम हो पाए। और लास्ट यूनिट आपके पास आ रही है भारत में शासन विधि तथा लोक नीति। इसके अंदर क्या चेंज आ रहा है, तो भाई थोड़े से इसमें भी गिरावट देखने को मिली है। पहले जहाँ 9 से 12 प्रश्न आते थे, अब 8 से लेकर 10 तक प्रश्न आ रहे हैं, 2 से 3 प्रश्नों की गिरावट आई है। तो इसके अंदर गिरावट के साथ साथ चेंजेस भी क्या हुए हैं क्वेश्चन के नेचर में, वो भी देख लीजिए। तो नीति का क्रियान्वयन, ये हमने टॉपिक उठा लिया। इसके अंदर देख लेते हैं 22 में क्या क्वेश्चन आया, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन, 22 में बड़े फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे गए थे। सीधा आंसर था, कुछ भी जरूरत नहीं थी, केवल फैक्ट रट लीजिए। आपको पता है 2005 में आया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 23 में थोड़ा सा बदलाव आया, लोक नीति के मूल्यांकन में सोशल ऑडिट का मुख्य उद्देश्य क्या है। अब उन्होंने कंसेप्ट थोड़ा क्वेश्चन पूछा कि भाई बताइए, जो पब्लिक पॉलिसी है उसमें सोशल ऑडिट क्यों किया जाना चाहिए, क्या ऑब्जेक्टिव है। थोड़ा सा कंसेप्ट में प्रश्न बना, आपको जरूरत थी कंसेप्ट में जाने की। शासन में पारदर्शिता का महत्वपूर्ण तंत्र समझने की, कि कैसे हम गवर्नेंस के अंदर ट्रांसपेरेंसी ला सकते हैं, कौन कौन से तरीके हैं उस पर। 24 में आके पूरी कहानी बदलती है, और यहाँ कौन सी एक लोक नीति के सफल क्रियान्वयन के लिए बॉटम अप दृष्टिकोण की विशेषता है। यानी अब वो पूरी तरीके से आपसे कंसेप्ट पूछ रहा है, वो चाहता है कि आप क्या करिए, विभिन्न सिद्धांतों का गहराई से गहन डीप आपको एनालिसिस और स्टडी करना पड़ेगा। तो विश्लेषणात्मक प्रश्न, यह नीति क्रियान्वयन के दो अलग अलग मॉडलों के बीच अंतर की गहरी समझ की बात करता है ना। कैसे, बॉटम अप, तो आपको सब पता होना चाहिए, है ना। तो लास्ट में जब हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर आपको थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा अलग अलग सिद्धांतों के बीच में, कि भाई कौन सी बॉटम टू अप है, फिर कौन सी अप टू बॉटम है, सिद्धांतों के बीच में आपको कनेक्शन बनाना पड़ेगा। अब लास्ट में हम बात करते हैं कि भाई निष्कर्ष क्या है 10th यूनिट का। मैं तो घटा नहीं है, बल्कि अन्य यूनिट के साथ एकीकृत हो गई है। यानी आप सोचे कि भाई 2-3 नंबर घट गए, नहीं, ये अदर के साथ जुड़ के प्रश्न बना रही। जैसे इसने क्या किया, क्रियान्वयन आपको पता है किसके साथ जुड़ेगा, सीधा 7 यूनिट के साथ, भारतीय राजनीतिक संस्थाओं के साथ जुड़ जाएगा। तो वहां पर इसका वेटेज आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो कुल मिलाकर 7th में जो बदलाव आया, वो कहीं ना कहीं 10th यूनिट ने अपने कुछ पोर्शन को उसके साथ जोड़ के बढ़ा दिया। तो 8वीं 7वीं के तहत वोटिंग व्यवहार से जोड़कर पूछा जा सकता है। अब याद रखना है आपको, शिक्षा नीति पे प्रश्न, संघवाद पे प्रश्न, केंद्र राज्य संबंधों, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। लास्ट में अधिकार आधारित दृष्टिकोण वो समझे, जैसे सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, जितने भी अधिकार भारत में है, ये कंसेप्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा। नीति निर्माण के मॉडल, टॉप डाउन और बॉटम अप, सारे मॉडल्स पे आपको पकड़ बनानी पड़ेगी। क्योंकि जैसे नीति, आपका नीति आयोग हो गया, इस प्रकार के कितने निकाय हैं जो कार्य कर रहे हैं, यहाँ आपको कंपैरेटिव सोचना पड़ेगा, है ना। योजना कुरुक्षेत्र पत्रिकाओं का रेगुलर आपको अध्ययन करना है। नीति आयोग की वेबसाइट पर जो रिपोर्ट्स आती हैं, विशेषकर उन पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि वहीं से सीधा प्रश्न उठाकर यहाँ डाल दिया जाएगा। और क्या नहीं करना, हर छोटी बड़ी योजना की विस्तृत जानकारी नहीं, सब याद करने की जरूरत नहीं है, सारे नहीं पूछे जाते। आपको ध्यान रखना है जो करंट में रहता है वही पूछा जाता है। तो इस तरीके से ये पूरे 10 की 10 यूनिट का एनालिसिस मैं आपके सामने लेके आया। मुझे मेरा अनुभव जहाँ तक बताया कि भाई इस तरीके से ये चीज़ें चेंज हो रही हैं, मुझे लगा कि विद्यार्थियों को इससे लाभ होगा, समझने में आसानी होगी कि कैसे यूजीसी अपने पैटर्न को चेंज कर रहा है, कहाँ वेटेज ज़्यादा बढ़ रहा है, अब स्टडी के अप्रोच में क्या बदलाव की ज़रूरत है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आएंगी। अगर ठीक लगती हैं और किसी भी प्रकार का सजेशन अगर आपका है तो मुझे कमेंट जरूर करिए, और जहाँ तक संभव हो इससे लाभ लेने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद, आभार।